पुलिस स्टेशन में जब वो आया था, फ़ोन उसके पास थे, फ़ोन कहाँ गायब हो गए। आदिल गिड़गिड़ा के सलमान के फ़ोन से तनु चंडेल से बात नहीं कर रही है, वो तो ठीक है। आप सिर्फ हवा में तीर नहीं चला सकते हो। आप जो भी बोल रहे हो, क्या आपके पास उसका एविडेंस है? वो कह रहे हैं कि राखी ज़बरदस्ती मिलने जाती थी, सेटलमेंट करना चाह रही थी, धमका रही थी। केस का तो अभी जैसे पहले फर्स्ट डे ऑफ रिमांड जुडिशियल कस्टडी ग्रांट की थी, तो स्टेट ने उसे चैलेंज किया था सेशंस कोर्ट में और उसमें हमारी जीत हो गई। उसमें हमने भी इंटरवीन किया था, तो हमें जेल कस्टडी से वापस पुलिस कस्टडी दी गई थी और आदिल को वापस से रिमांड में प्रोड्यूस किया गया था और मैजिस्ट्रेट ने उनको 4 दिन का रिमांड दिया था, पुलिस कस्टडी दी थी। आज दोबारा उनका रिमांड था, तो उसमें इन्वेस्टिगेशन ऑलमोस्ट हो चुकी थी। सिर्फ फ़ोन रिकवर नहीं किया, जो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बहुत सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होनी चाहिए थी, वो हुई नहीं है। जैसे क्रूशियल इम्पॉर्टेंट चीज़ थी मोबाइल फ़ोन, जो हासिल नहीं किया गया है, उसका पंचनामा नहीं किया और हासिल का उसका वो जो फ़ोन है वो रिकवर नहीं किया गया है। वो एक बहुत ज़रूरी एक एंगल था पूरे इन्वेस्टिगेशन का, जो इनकम्प्लीट है। और भी बहुत सारी चीज़ें जो एक हमारे केस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, हमारे मतलब जो केस है उसको कोरोबरेट करने के लिए हम एक एक चीज़ें दे रहे थे, बट वो सारी चीज़ें उस हद तक गई नहीं है, जो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि ऐसा क्या था कि आदिल ने फ़ोन गायब कर दिया या उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। ये पुलिस का काम था उस पॉइंट पे इन्वेस्टिगेट करना, बट अनफॉर्चुनेटली क्यों नहीं हुआ इसकी जानकारी मुझे नहीं है। दूसरी बात, आज दोबारा उसको प्रोड्यूस करने के बाद जेल कस्टडी हुई। इसमें जेल कस्टडी हुई है तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है, ये रूटीन मैनर में हुआ है। जो भी हुआ है, मैजिस्ट्रेट साहब को नहीं लगा होगा कि आगे की पीसी बढ़ानी चाहिए, इसलिए उन्होंने नहीं बढ़ाई। बाकी बहस में तो आदिल के वकील की तरफ से कोर्ट में कुछ भी नहीं आया था। ऐसी कोई चीज़ या कोई भी ऐसे सबमिशंस जो अपने क्लाइंट के डिफेंस में जो एक लॉयर करता है, वैसे कोई भी चीज़ सबमिशंस आदिल के लॉयर्स के द्वारा नहीं हुई थी। अभी तो आज यही हुआ है कोर्ट में और मैसूर पुलिस को उनकी कस्टडी दी गई है। देखिए, मैं अगर कोई भी चीज़ डायरेक्ट कहूँगी तो एक तरीके से पुलिस पर, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पर और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर पे क्वेश्चन रेज करने वाली बात हो जाएगी, तो मैं उस चीज़ में डिटेल में नहीं। मैं एज अ लॉयर ये कह रही हूँ कि जो जो लैक्यूनास थे, जो जो एविडेंसेस कलेक्ट करने चाहिए थे, जो क्रूशियल थे, क्योंकि आदिल का मोबाइल बहुत ज़रूरी है, उसमें बहुत सारी कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं, जो वीडियोस है, जो फोटोग्राफ्स है, जो ऑब्सीन है। और स्पेसिफिक हमारा केस यही रहा है कि वो वीडियोस को बेच सकता है, बेच चुका है, उस पर इंक्वायरी, क्योंकि आईटी एक्ट भी लग सकता था उसमें। तो ये लैक्यूनास क्यों छोड़े हैं, वो सपोर्ट करने के लिए छोड़े हैं या नेग्लिजेंस है, इसके बारे में मैं आपको कुछ नहीं बता सकती हूँ। लेकिन जो होना चाहिए था, हमारी तरफ से इतना हमने मेहनत की है, इतना कुछ ला के दिया है, उसके बाद कहीं ना कहीं लगता जा रहा है कि कहीं ना कहीं ढील दी जा रही है, जो ढील नहीं देनी चाहिए थी। इससे केस पे फ़र्क आएगा और ये कहा जाएगा बाद में कि राखी ने झूठ बोला। तो इन्वेस्टिगेशन का जब मौका था तो पूरा उसका फ़ायदा उठाना चाहिए था। जो वो नहीं हुआ, तो मैं नहीं जानती वो क्यों नहीं हुआ है, लेकिन जो हुआ है उसके आगे भी हम करेंगे। जब हमें लगेगा कि कुछ चीज़ें लानी है, तो बहुत सारे तरीके लीगल प्रोसीजर्स होते हैं, उन चीज़ों को सामने लीगली लाने के लिए वो हम लाएंगे। देखिए, अगर ये उनके वकील ने बाहर बयान दिया है कि राखी ज़बरदस्ती सेटल करना चाहती थी, मैंने भी शायद एक वीडियो में देखा कि वो कह रहे हैं कि राखी ज़बरदस्ती मिलने जाती थी, सेटलमेंट करना चाह रही थी, धमका रही थी कि अगर सेटलमेंट नहीं करोगे तो मैं आप पे और केस करूँगी। मैं अगर आदिल की लॉयर होती तो ये सारी बातें मैं मीडिया में नहीं करती, मैं लीगल स्टेप उठाती, मैं मेरे क्लाइंट को प्रोटेक्ट करती पुलिस कंप्लेन करके। और कोर्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है रिमांड। रिमांड में आपने कभी, अगर आप रिमांड पे गए हो, आपने देखा है, तो मैजिस्ट्रेट साहब खुद पूछते हो, जिनके सामने मैजिस्ट्रेट को जब प्रोड्यूस किया जाता है, मैजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने सवाल किया जाता है, क्या आपको पुलिस से कोई तकलीफ़ है, क्या आपको कोई शिकायत है। उस वक्त आदिल ने ये बात
मैजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने, मैजिस्ट्रेट साहब के सामने क्यों नहीं कही कि आई थी राखी ने धमकाया था। चलो आदिल को लॉ नहीं पता है, आदिल के वकील तो अंदर थे ना कोर्ट में, तो उस वक्त ये बहुत क्रूशियल, वो बहुत सीरियस एलिगेशन कर रहे हैं वो, तो ये सारी चीज़ें मीडिया में क्यों, कैमरा के सामने क्यों? हमारा सबसे बड़ा कैमरा होता है कोर्ट रूम। ये चीज़ें मेरे क्लाइंट के साथ हुई होती, राखी के साथ हुई होती, तो मैं आज राइटिंग में कंप्लेंट देती मैजिस्ट्रेट कोर्ट में कि इस तरह की धमकियाँ, जैसे राखी को बार बार धमकियाँ आ रही है, दबाव आ रहा है, तो हम जब जब धमकियाँ आ रही है, दबाव आ रहा है, हम उसकी पुलिस कंप्लेंट कर रहे हैं। तो व्हाट रिस्ट्रेन्स यू फ्रॉम ब्रिंगिंग दिस टू द नोटिस ऑफ द कोर्ट? मतलब आप क्या कर रहे हो, आप खुद ही चीज़ें बना रहे हो, फैब्रिकेट कर रहे हो। ये तरीका नहीं होता है, आप झूठे आरोप लगा रहे हो। एक एडवोकेट होने के नाते अगर इस तरह का आरोप लगा रहे हो तो बहुत सरासर गलत, अनप्रोफेशनल, अनएथिकल होता है। मैं उनके बारे में कभी बाहर मीडिया या कैमरा में कुछ नहीं बोलती हूँ, क्योंकि हम प्रोफेशनल कलीग्स हैं। बट आज मुझे वो वीडियो देख के बहुत दुख हुआ कि आप हमारे साथ एक बात करते हो और कैमरा में जाके कुछ और बात करते हो। और सच्चाई है अगर आपकी बातों में, या आपके क्लाइंट ने आपको ये इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, तो आप एक एडवोकेट के नाते आपने प्रोफेशनल एथिक्स मेंटेन करने चाहिए थे, आपने कोर्ट में सारी बातें लानी चाहिए थी, ना कि मीडिया के सामने। क्या आपको किसी ने डराया था? क्या जज साहब ने आपको कुछ बोला था जो आप डर गए? आज तो कोर्ट में उनकी बोलती बंद थी, आज तो उन्होंने कुछ कोर्ट में बोला ही नहीं, तो ये सारी बातें कोर्ट में करनी चाहिए थी, क्यों नहीं की कोर्ट में? देखिए, मेरा मानना है कि जो एक प्रोफेशनल व्यक्ति होता है, एक अच्छा एडवोकेट होता है, अपने क्लाइंट के डिफेंस में जो भी करना होता है वो कोर्ट में पेश करता है। आप सिर्फ हवा में तीर नहीं चला सकते हो। आप जो भी बोल रहे हो, क्या आपके पास उसका एविडेंस है? राखी ने धमकाया तो आपके पास एविडेंस है, राखी ने ये किया, राखी ने वो किया, केस को फ्रेम किया गया है, झूठा केस। अरे झूठा केस बोलने से नहीं होता है। केस झूठा कैसे है, उसे कोर्ट में प्रोड्यूस करो, उसे कोर्ट में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या जो भी आपके पास एविडेंस है उसको आप कोर्ट के सामने रखिए। वो तो आप नहीं कर रहे हो। आपकी हवा क्यों निकल जाती है, आपकी बोलती क्यों बंद होती है कोर्ट में? कैमरा के सामने आप पब्लिकली आप सिंपैथी गेन करना चाहते हो। पब्लिक सिंपैथी गेन करने से कुछ नहीं होता है। कोर्ट है वो, कोर्ट में वही होता है, उसी की जीत होती है जो एविडेंस स्ट्रांगली प्रोड्यूस करते हैं, जो सारी चीज़ें जो बोलते हैं उसके साथ कोरोबरेटिंग एविडेंस देते हैं। कोर्ट में खाली फ्रेम करने से, पब्लिक सिंपैथी गेन करने से कुछ नहीं होता है। कोर्ट में क्या प्रोड्यूस किया उन्होंने, अगर उनकी अगर दलितों की हम बात करें तो जो उन्होंने बताया हो या जो भी उन्होंने अपनी बात रखी हो? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। एक नॉट अ सिंगल डॉक्यूमेंट, नॉट अ सिंगल डॉक्यूमेंट, नॉट अ सिंगल वीडियो, नॉट अ सिंगल एविडेंस, किसी भी प्रकार का एविडेंस उन्होंने कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं किया है। सिर्फ बाहर चिल्ला रहे, धमकी आई, धमका रहे हैं, सेटलमेंट करो, ये करो। सेटलमेंट क्यों करेंगे? सेटलमेंट करने की कोई बात ही नहीं आती। सेटलमेंट होती है, केसेस में होती है, ये नहीं होता है कि नहीं होती है। सेटलमेंट जिसे करना होता है वो कोर्ट में करते हैं। बाहर चिल्लाने से कोई नहीं होता, धमकी देने से कुछ नहीं होता है। और धमकी कब दी? पुलिस स्टेशन के अंदर? तो फिर तो क्वेश्चन मार्क पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पे भी वो सवाल खड़ा कर रहे हैं कि एक एक्यूज्ड आपकी कस्टडी में है, कंप्लेनेंट आ रही है, उनको धमका रही है और पुलिस कुछ नहीं कर रही है। मतलब वो पुलिस पे भी सवाल उठा रहे हैं। पुलिस स्टेशन में अगर धमकी आई है तो 2 मिनट बाजू में ड्यूटी ऑफिसर को आप बोल सकते थे, क्यों नहीं बताया आपने? ये डर उसका जायज़ है और ये लीगली भी होना चाहिए था। और हम कोर्ट में जब भी हमने बहस की है, जब भी हम अपियर हुए हैं, जब भी आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, तो हमने हमेशा कोर्ट को कहा है, इवन पुलिस स्टेशन में ऑफिसर को राखी ने जाके 50 बार कहा है कि उसका फ़ोन लीजिए, फ़ोन लीजिए, फ़ोन लीजिए। फ़ोन पुलिस स्टेशन में जब वो आया था, फ़ोन उसके पास थे, फ़ोन कहाँ गायब हो गए? ये किसका काम है ढूंढना? इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का। मैं डिटेल में नहीं जाना चाहती हूँ, मैं नहीं बोलना चाहती हूँ, लेकिन सारे सवालों के जवाब हम कोर्ट में देंगे। तनु चंडेल से बात नहीं कर रही है, वो तो ठीक है। सबसे बड़े आदिल के माँ, आदिल के पिताजी और आदिल की मौसी जो लंदन में रहती है, उनका बहुत बड़ा रोल है इस पूरे केस में।
मैं तो ये कहूँगी कि कॉन्स्पिरेसी की केस है, ये पूरी प्री प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी की गई है राखी को फंसाने के लिए। अभी तक उनको भी नहीं बुलाया गया है। एक उसका बंदा पुलिस स्टेशन के बाहर 24 घंटे खड़ा रहता है, सलमान नाम का, वो सबको फ़ोन पे कनेक्ट कराता है, आदिल से बात कराए। जांच तो उसकी भी होनी चाहिए, छोटी सी छोटी और बड़ी सी बड़ी चीज़ की। अगर हम सवाल उठाने जाएं तो बहुत सारे सवाल हैं और उसका जवाब फिर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को देना पड़ेगा। हम जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप सब करेंगे, लीगली सारी चीज़ें करेंगे। डिमांड उनके एडवोकेट की नहीं थी, डिमांड मैसूर पुलिस की थी, क्योंकि ऑलरेडी एक लड़की उसने FIR 376 में कराई है। तो वो लड़की की तरफ से, लड़की ने मैसूर में कंप्लेन कराई, FIR दर्ज कराई है, तो वो कस्टडी लेने के लिए मैसूर पुलिस आई थी। तो केस ट्रांसफ़र नहीं होता है, यहाँ पे सिर्फ कस्टडी की मांग की गई थी कि वहाँ पे हमको इन्वेस्टिगेशन करना है, हमें आदिल को वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाना है। जैसे यहाँ प्रोसीजर हुई थी पुलिस में, पुलिस कस्टडी, जुडिशल कस्टडी, ये सारी प्रोसीजर्स जो राखी के केस में हुई थी, वो सेम सारी प्रोसीजर अब उस लड़की के केस में होगी। मैं वापस से करेक्ट करूँगी, राखी आदिल से मिलने नहीं गई थी। आदिल गिड़गिड़ा के सलमान के फ़ोन से बार बार कॉल करके आदिल राखी को बुलाता था और राखी से बात करना चाहता था, क्योंकि वो चाहता था कि राखी को किसी भी तरह डरा के, धमका के, फुसला के, जैसे पहले कॉन्स्पिरेसी करके, झूठ बोल के, मीठा बोल के जैसे फंसाया, दोबारा मैं बाहर निकल जाऊं, किसी भी तरह से राखी को ग्रिप में लेके बाहर निकलूं, फिर राखी को देख लूँगा मैं। हमारे पास, मैं जो भी बोलती हूँ ऑन कैमरा या कोर्ट में, हमारे पास सब चीज़ों के सबूत होते हैं। तो राखी गई नहीं थी, उसको बार बार बुलाया गया और देगा ही ना। इंसान जब गलत करता है तो एटीट्यूड भी दिखाता है, तो वो आदिल ने किया। रूडली तो बात करेगी, क्योंकि झूठा फंसाया, कहाँ फंसाया बताओ तो सही, झूठा कैसे फंसाया है, सबूत तो लाइए, झूठा कैसे फंसे हो। हम 100 एविडेंस या हम 100 चीज़ें कोर्ट के सामने लाएंगे जिसे हम एक्नॉलेज कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि एविडेंस है। अभी अगला स्टेप यही होगा कि आदिल की कल या परसों बेल एप्लीकेशन पे हियरिंग होगी, हम वहाँ पे इंटरवीन करेंगे, हम उसमें ऑब्जेक्शन लेंगे और पूरी कोशिश एज एन एडवोकेट मैं करूँगी कि उसकी बेल रिजेक्ट हो जाए। जांच क्या हुई है और कैसे हुई है वो तो आपको पेपर देखने पे ही पता चलेगा। अभी कुछ चीज़ें हैं जो मैं इस वक्त डिस्क्लोज़ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं कुछ भी ऑन कैमरा बोलूँगी तो सामने वालों का इसका फ़ायदा उठाएंगे। जो भी चीज़ें नहीं हुई है उसको हम करवाएंगे, और इसलिए करवाएंगे क्योंकि हमें अपनी सच्चाई साबित करनी है। कोई एक्शन नहीं होगा। एज अ प्रोफेशनल कलीग, एज अ प्रोफेशनल ब्रदर, मैं उनसे यही कहूँगी कि आपको जो भी कहना है आप कोर्ट में कहिए, ऑन कैमरा इस तरह की अफवाहें मत फैलाइए। आप प्रोफेशनल इंसान हो तो आप एक प्रोफेशनल की तरह बिहेव करिए। झूठे इल्ज़ाम अगर क्लाइंट लगाता है तो वो समझ आता है, लेकिन एक लॉयर जब इस तरह की बात करता है तो वो बहुत ही, बीइंग अ लॉयर के प्रोफेशनल, एक एम्बैरेसिंग हो जाता है कि हम हमारे कलीग्स के बारे में बुरा नहीं बोल सकते। तो मैं उनसे यही कहूँगी कि माय डियर फ्रेंड, जो भी है आप कोर्ट में बहस करिए। कोर्ट में आप कुछ नहीं बोलते हो, बाहर आके मत बोलिए, अपना काम कोर्ट में करिए।